मानव शरीर पौधों, जानवरों, पानी, मिट्टी, भोजन आदि में सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। इनमें से हर एक स्थान पे ये सूक्ष्म जीव एक साथ समुदाय में रहते हैं, जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है। मानव शरीर के संदर्भ में बात करें तो कुछ बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि हमें बीमार बनाते हैं तो कुछ हमें सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है। मानव शरीर में यदि कोशिकाओं की गिनती करें तो 43% ही इंसानी कोशिका है, बाकी माइक्रोबायोम है यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है। इंसान का जीनोम यानी इंसान की आनुवांशिक जानकारियां 20,000 जानकारियों से बनी होती है, जिन्हें जीन कहा जाता है। ऐसे में माइक्रोबायोम को सेकंड जीनोम भी कहा जाता है और इसका सीधा संबंध बीमारियों में जैसे एलर्जीज, ओबेसिटी, पार्किंसन, डिप्रेशन, ऑटिज्म से भी होता है। अगर माइक्रोबायोम सुधरता है तो कई सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। सेहतमंद जिंदगी जीने में शरीर के भीतर पलने वाले जीवाणुओं का बहुत अहम योगदान होता है। मानव शरीर के अन्य अंगों के अलावे आंत में पाए जाने वाले माइक्रोबायोम शरीर और दिमाग को बेहद प्रभावित करते हैं। अमेरिकन गट स्टडी प्रोजेक्ट के रिसर्च के मुताबिक हमारा खान पान हमारे माइक्रोबायोम पर काफी असर डालता है। जिन लोगों के खाने में फल और सब्जियां ज्यादा शामिल थी, उनकी आंत में कई तरह के माइक्रोबायोम पाए गए जो काफी सेहतमंद थे। 27 जून 2021 को विश्व माइक्रोबायोम दिवस मनाया गया, जो इस बात पर केंद्रित था कि स्थायी भविष्य में सूक्ष्म जीव कैसे एक बेहतर योगदान दे सकते हैं। तो आइए माइक्रोबायोम के विभिन्न आयामों को समझने के लिए चलते हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन की साइंटिस्ट डॉक्टर शरण्या चैटर्जी के पास। नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी के कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का चर्चा का विषय है माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोम क्या होता है? माइक्रोबायोम माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों का एक समुदाय, एक माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है जो कि एक परिभाषित परिवेश यानी कि एक डिफाइंड एनवायरनमेंट में पाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स मिलते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस इत्यादि। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो माइक्रोबायोटा होता है, ये जो माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है, ये इंसान के शरीर में पाई जाती है। इसके अलावा ये प्रकृति में पशुओं में, पक्षियों में, यहाँ तक कि पौधों में भी पाई जाती है। ज़्यादातर हम रोगाणुओं या बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स की बात करते हैं, बट आज हम चर्चा करेंगे अच्छे माइक्रोब्स की, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को भी ताकतवर बनाते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये माइक्रोब्स इंसान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इंसान में ये माइक्रोब्स आँखों की जो कंजक्टिवा होती है, जो लाइनिंग होती है, उसमें पाए जाते हैं। हमारे नेजल कैविटी में पाए जाते हैं, हमारे माउथ में, हमारे मुंह में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन के सरफेस पे मिलती है, हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों में पाई जाती है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या हमारी जो पाचन तंत्र होती है, जिसे हम गट भी कहते हैं, उसमें पाई जाती है। इसके अलावा फीमेल्स में यूटेरस और वजाइना में भी माइक्रोबियल कम्युनिटी पाई जाती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती है, उससे 3 गुना ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या हमारे गट में मिलती है। गौर कीजिएगा, पूरे पृथ्वी में पाए जाने वाली जितनी माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा डेंस और डाइवर्स यानी कि सबसे ज़्यादा विविध
हमारे इंसान का गट माइक्रोबायोटा ही होता है, जिसमें लगभग 300 से 1000 माइक्रोब्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा रिसर्च गट माइक्रोबायोटा पे ही हुआ है, इसीलिए आज जब भी मैं कोई उदाहरण दूंगी तो वो ज़्यादातर गट माइक्रोबायोटा के बारे में होगा और उसका हमारे हेल्थ पे क्या रोल है उस पे बात करूंगी। तो माइक्रोबायोटा इंसान के शरीर में कब डेवलप होती है? इंसान का जो पहला मेजर एक्सपोजर होता है माइक्रोब्स से वो डिलीवरी के दौरान होता है, और जो शिशु के डिलीवरी का मोड होता है वो भी हमारे माइक्रोबायोटा के कॉम्पोजिशन को तय करती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जो बच्चे का जो माइक्रोबायोटा होता है उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो माँ के वजाइनल माइक्रोबायोम से सिमिलर होता है, और अगर सी सेक्शन वाली डिलीवरी हुई है तो बच्चे का माइक्रोबायोम माँ के जो स्किन का माइक्रोबायोम होता है उससे ज़्यादा सिमिलर होता है। इसके अलावा माँ के दूध में भी काफ़ी अच्छी बैक्टीरिया होती है जो कि बच्चे के हेल्दी गट माइक्रोबायोम के विकास में मदद करती है। इसके अलावा हमारे खान पान, हमारा एज, हमारे जेनेटिक्स या बीमारियाँ या हम जहाँ रहते हैं, हमारा ज्योग्राफी, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि माइक्रोबायोम को इन्फ्लुएंस करती है और लाइफ लॉन्ग या उम्र भर हमारे माइक्रोबायोटा को शेप करती है। हमें माइक्रोबायोटा पे इतनी जानकारी कहाँ से मिली? 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ नामक रिसर्च संस्था ने ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें इंसान के शरीर में रहने वाले जितने भी माइक्रोबियल स्पीसीज होती है, जितने भी जीवाणुएं होती है, उनका जीनोम सीक्वेंस किया गया। इससे हमें हमारे अंदर के माइक्रोब्स के कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी मिली। इंडिया में भी माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट पे काफ़ी रिसर्च हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो भूगोल या ज्योग्राफी होता है या हमारा खान पान होता है, वो भी हमारे माइक्रोबायोटा को इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जो लोग हैं उस पॉपुलेशन का भी अलग से उनके स्पेसिफिक माइक्रोबायोम पे रिसर्च की जाए। अब जानते हैं माइक्रोब्स या ये जो माइक्रोबायोम होता है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? तो सबसे बड़ा फंक्शन जो इस माइक्रोबियल कम्युनिटी का होता है, हमारे गट माइक्रोबियल कम्युनिटी का होता है, वो है रोगाणुओं से रक्षा। जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं हमारे शरीर में, जब कोई भी बीमारी करने वाले माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो ये उनसे कम्पीट करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं साधनों के लिए, रिसोर्सेस के लिए। इससे जो रोगाणु करने वाले, जो बीमारी करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर में आसानी से नहीं फैल पाते हैं। दूसरा, माइक्रोबायोटा में जो जीवाणुएं होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं जो कि रोगाणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सेल्स द्वारा साइटोकाइन प्रोडक्शन में भी मदद करती है। साइटोकाइंस ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रोगाणुओं को क्षति पहुंचाते हैं। इम्यून डिफेंस के अलावा माइक्रोबायोटा न्यूट्रिशन और डाइजेशन में भी हमारी मदद करती है। बहुत सारी डाइटरी फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हम पचा नहीं सकते हैं, बट हमारे पेट में जो गट माइक्रोब्स होती है वो इन डाइटरी फाइबर्स को डाइजेस्ट कर पाती है। इन डाइटरी फाइबर्स के ब्रेकडाउन से एक अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे ओवरऑल हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें अन्य कई बीमारियों से भी बचाती है, जैसे डायबिटीज़, कोलोन कैंसर और हार्ट की बीमारियाँ। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे इम्यून सिस्टम को भी ताकतवर बनाती है, और मैं फिर से रेखांकित करना चाहूँगी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे शरीर में जो माइक्रोबायोटा होता है वो जब डाइटरी फाइबर्स का ब्रेकडाउन करती है उससे ही बनती है। इसके अलावा माइक्रोबायोटा हमारे डाइटरी मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। गट माइक्रोबायोटा विटामिन के और फोलेट का भी सोर्स होती है, जो कि हमारा शरीर या तो
नहीं बना पाता है या तो बहुत ही कम मात्रा में बनाता है। इसके अलावा जो माइक्रोबायोटा होती है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी मदद करती है। जब हम कोई भी दवाई खाते हैं, कोई भी केमिकल्स हमारे शरीर में खाने के साथ जाता है या फिर खाने में पाए जाने वाले कई टॉक्सिकेंट्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारे पेट में जाते हैं, तो जो गट माइक्रोबायोटा होती है वो उसको मेटाबोलाइज करती है। यहाँ पे मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं जो कि रोगाणुओं के लिए, जो कि बीमारी करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए होते हैं, तो भी इन एंटीबायोटिक्स से जो ये अच्छे माइक्रोब्स होते हैं उनका नाश होता है और इससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ या हमारे मूड और बिहेवियर पे भी माइक्रोबायोटा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वैज्ञानिकों ने गट माइक्रोबायोटा का इन्वॉल्वमेंट ऑटिज्म, अल्जाइमर्स डिजीज, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे बीमारियों में दिखाया है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पेट में रहने वाले जीवाणु हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं इसके पीछे का विज्ञान आपको बताती हूँ। हमारे गट का जो लाइनिंग होता है उसमें एक प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोपॉड सेल्स। माइक्रोब्स न्यूरोपॉड सेल्स के द्वारा वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है और ये जो नर्व होती है वेगस नर्व डायरेक्टली हमारे दिमाग या हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। इसके अलावा माइक्रोबायोटा हमारे शरीर में हार्मोन प्रोडक्शन को भी इन्फ्लुएंस करती है जिससे कि हमारे मूड पे असर पड़ता है। तो जो माइक्रोबायोटा होती है वो हमारे इम्यूनिटी, हमारे डाइजेशन, हमारे न्यूट्रिशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म और हमारे मेंटल हेल्थ, इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। इसीलिए वैज्ञानिक आजकल गट माइक्रोबायोटा को शरीर का एक अंग या एक ऑर्गन मानते हैं। माइक्रोब्स का जो ये संतुलन होता है हमारे शरीर में, इससे बहुत सारी बीमारियां बचती है और जब ये संतुलन बिगड़ जाए तो बहुत सारी बीमारियां होती है जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज IBD, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इत्यादि। जब माइक्रोब्स का ये संतुलन, ये जो कॉम्पोजिशन होता है, ये किसी भी बीमारी से या एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से डिसरप्ट हो जाए तो इसे हम डिसबायोसिस कहते हैं और इसे ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। प्रोबायोटिक्स जिसमें कि लाइव जीवाणुएं होती है, जैसे कि नेचुरल प्रोबायोटिक दही में लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होती है जो कि हमारे माइक्रोबायोटा को रिस्टोर करने में सहायक होती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स के साथ प्रोबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक से जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया का जो नाश होता है वो ये प्रोबायोटिक्स में जो जीवाणु होते हैं वो इसको रिस्टोर करेंगी। अब जब माइक्रोबायोटा के बारे में हमने इतनी जानकारी हासिल की तो एक सवाल जो कि हमारे दिमाग में आता है कि माइक्रोबायोटा के इतने फंक्शंस है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, तो क्या हम इसका मेडिकल ट्रीटमेंट या चिकित्सा में उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन यानी कि मल प्रत्यारोपण नामक एक मेडिकल ट्रीटमेंट की पद्धति है जिसमें हेल्दी डोनर का जो मल होता है या जो स्टूल होता है वो इन्फेक्टेड पेशेंट में कोलोनोस्कोपी के द्वारा या अन्य तकनीकों के द्वारा ट्रांसप्लांट किया जाता है। हेल्दी इंसान के मल में जो अच्छी बैक्टीरिया होती है, जो अच्छा हेल्दी माइक्रोबायोटा होता है, वो बीमार इंसान के कोलोन में जाकर उसके अच्छे जीवाणुओं को फिर से रिस्टोर या उसके अच्छे जीवाणुओं के ग्रोथ में फिर से मदद करता है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल नामक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि या तो ये रेजिस्टेंट होती है एंटीमाइक्रोबियल ड्रग से या तो ये इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, मतलब ये इन्फेक्शन बार बार, एक बार आपने एंटीबायोटिक खाया, ये इन्फेक्शन क्लियर हो गया बट ये फिर से वापस आ जाता है, तो ये रिकरेंट होता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स फीकल ट्रांसप्लांटेशन की मदद लेते हैं जहाँ पे हेल्दी इंसान से फीसिस लेके इन पेशेंट्स में दिया जाता है और ये जो हेल्दी माइक्रोबायोटा होता है ये धीरे धीरे पेशेंट्स के गट में ग्रो करके इस रोगाणु को इसका नाश करता है।
इसके अलावा वैज्ञानिक मेंटल कंडीशंस के लिए भी माइक्रोबायोटा के इस्तेमाल पे रिसर्च कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड का जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि हमारे शरीर में काफ़ी सारी अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं जिन्हें हम माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये हमारे फिज़िकल हेल्थ और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। इसीलिए हमें अपने खान पान के द्वारा इनका ध्यान रखना चाहिए। हमें पौष्टिक चीज़ें ही खानी चाहिए जैसे फल, सब्जियाँ, दाल, दही, ताकि हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है ये हेल्दी रहे और ये हमें हेल्दी रखने में भी सफल हो। अगर आप माइक्रोबायोटा पे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अनुरोध है कि JVS TV के इस कार्यक्रम को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।